नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट, नवोदय, केंद्रीय सभी बोर्डों के द्वारा आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन श्रृंखला की यह 7वीं वीडियो है और इस वीडियो के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस सांस्कृतिक कार्यक्रम का तीसरा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया? तो फरवरी 2025 में काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और यह कार्यक्रम जो 15 से 24 फरवरी के मध्य जो है वाराणसी में आयोजित किया गया। इसको जो है KTS के नाम से भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। KTS 3 का आयोजन कहाँ किया गया? तो KTS मतलब काशी तमिल संगमम 3 तीसरा संस्करण। तो KTS 3 का संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। कब किया गया? आपका फरवरी 2025 में 15 से 24 फरवरी 2025 के मध्य किया गया। कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है काशी और तमिलनाडु के मध्य प्राचीन सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करना इस कार्यक्रम के आयोजन के द्वारा। और यह भी पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय जो है अन्य मंत्रालयों के सहयोग से और इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। अब की बार शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर विकल्प डी। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो UPITS 2025 के लिए किस देश को साझेदार चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 के लिए साझेदार देश रूस को चुना गया। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। UPITS 2025 भागीदार देश कौन है? रूस है। और आयोजक देश कौन सा है? तो इसका आयोजन जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? भारत के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन तिथि क्या थी? तो 25 से लेकर 29 सितंबर 2025 के मध्य जो इसका आयोजन किया गया है। और ये भी तीसरा संस्करण था। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का यह तीसरा संस्करण था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसमें कुल 80 देशों के 550 से अधिक खरीदार इसमें भाग लिए थे। और इसकी एक थीम भी पूछी जा सकती है परीक्षाओं में कि इसका जो थीम या विषय क्या था उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का। तो परम स्रोत यहीं से शुरू होता। इसका थीम था परम स्रोत यहीं से शुरू होता है। परम स्रोत यहीं से शुरू होता है। यह 2025 के जो है UPITS का थीम है। अगर इसको इंग्लिश में कहा जाएगा तो अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर। परम स्रोत यहीं से शुरू होता है, इसकी थीम थी।
और इस मेले में मुख्य रूप से मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम पुरस्कार, एक सेकंड, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रथम पुरस्कार जीतने वाले उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी गणतंत्र दिवस 2025 में जो सम्मिलित हुई थी, उसकी अगर थीम पूछा जा रहा है यहाँ पे है तो महाकुंभ 2025, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। इसकी थीम क्या थी? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, और इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और इसका जो इस झांकी में समुद्र मंथन और अमृत कलश, ये भी पूछा जा सकता है। समुद्र मंथन और अमृत कलश, समुद्र मंथन और अमृत कलश को दर्शाया गया, जिसमें शंख बजाते हुए संत और भक्त जो है संगम में स्नान करते हुए दिखाए गए हैं। और अगर ये पूछा जाए कि इसमें द्वितीय स्थान गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में द्वितीय स्थान किस प्रदेश की झांकी को प्राप्त हुआ? तो गुजरात की झांकी को, इसमें वडनगर के दृश्यों को दर्शाया गया है, तो गुजरात की झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं का उनके संबंध क्षेत्रों से मिलान कीजिए। तो इसमें दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए में जो है पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2025 के नाम है, और कॉलम बी में जो है उनके क्षेत्र या उनसे संबंधित क्षेत्र या विधा के संबंध में चर्चा की गई है। तो जैसे पहला है श्याम बिहारी अग्रवाल। श्याम बिहारी अग्रवाल जो है भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं और कला के क्षेत्र से संबंधित है। कला के क्षेत्र से संबंधित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, प्रयागराज विश्वविद्यालय में जो है फाइन आर्ट में यह प्रोफेसर थे। और अभी हाल ही में 6 सितंबर 2025 को जो है इनकी मृत्यु भी हो गई। यह भी महत्वपूर्ण है, भी पूछा जा सकता है कि पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री 2025 से सम्मानित प्रख्यात चित्रकार या प्रख्यात व्यक्ति श्याम बिहारी अग्रवाल की हाल ही में मृत्यु हो गई। कहाँ से संबंधित, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संबंधित हैं और यह एक चित्रकार हैं। तो इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, तो आपका ए में फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका हृदय नारायण दीक्षित है। तो हृदय नारायण दीक्षित जो है एक प्रसिद्ध नेता हैं, एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं। तो इनका क्षेत्र जो है, तो इसमें हृदय नारायण दीक्षित का क्षेत्र भी दिखाया जाएगा। तो आपको साहित्य और शिक्षा से दिखाया जाएगा, क्योंकि एक जो है प्रख्यात लेखक भी हैं, एक साहित्यकार भी हैं, एक शिक्षाविद भी हैं। तो इनमें सेकंड हो जाएगा आपका, इसमें सेकंड हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से संबंधित हैं। विकल्प श्री हैं श्रीमती सोनिया नित्यानंद। तो सोनिया नित्यानंद जो है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं, तो सी में 3 हो जाएगा। और वर्तमान समय में यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के यह कुलपति हैं और हीमेटोलॉजी विभाग से संबंधित हैं। और श्री सत्यपाल सिंह हैं, तो सत्यपाल सिंह खेल से संबंधित हैं, सत्यपाल सिंह खेल से संबंधित हैं। और यह पैरा एथलेटिक्स कोच हैं, पैरा एथलेटिक्स कोच हैं। तो इन 4 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इनका अगर सुमेल करना तो 1 2 3 4 हमारा जो है सही आंसर होगा। 1 2 3 4 विकल्प भी हमारा सही आंसर। आपको यहाँ पे यह भी बताना चाहूँगा कि 2025 में उत्तर प्रदेश के 10 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, कितने व्यक्तियों को? 10 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया। 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण से 2 हैं, साध्वी
ऋतंभरा, साध्वी ऋतंभरा, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इनको जो है पब्लिक अफेयर्स के संबंध क्षेत्र में दिया गया है। और दूसरा है राम बहादुर राय, राम बहादुर राम बहादुर राय, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित दो व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित दो व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और 8 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 4 तो आपके हो गए श्याम बिहारी यही हो गए, श्याम बिहारी अग्रवाल, हृदय नारायण दीक्षित, सोनिया नित्यानंद, सत्यपाल सिंह। और 4 व्यक्ति जो हैं उसमें से हैं, एक है नारायण भाई, एक हैं, यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, 5वें जो है नारायण भाई, नारायण भाई। तो नारायण भाई को जो है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में ही, सार्वजनिक मामले में इनको सम्मानित किया गया पद्मश्री से, ठीक है। इसके बाद है गणेश्वर शास्त्री, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, तो इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को। अब आपके जो है 7वें हैं आशुतोष शर्मा, आशुतोष शर्मा को जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया है। इसके बाद आपके 8वें हैं सैयद एनुल हसन, सैयद एनुल हसन को साहित्य एवं शिक्षा के लिए, साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के 8 व्यक्तियों को पद्मश्री और 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में बिहार की किन 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो सितंबर 2025 में बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। इसमें से आपका जो गोकुल जलाशय है वह बिहार के बक्सर जिले में है, बिहार के बक्सर जिले में है, और उदयपुर झील जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। और इन दोनों स्थलों को जो है रामसर स्थल में घोषित किया गया है। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो वर्तमान में भारत में कुल 93 राम स्थल है। 2025 में 4 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिसमें से आपका गोकुल जलाशय उदयपुर झील है। इसके बाद जो है आपका एक है मेनार वेटलैंड, मेनार दिया क्या इसमें? नहीं, मेनार है, मेनार वेटलैंड ये आपका जो है राजस्थान के उदयपुर में है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स पूरा नाम है, तो राजस्थान के उदयपुर में है। और आपका है चौथा है खिचन वेटलैंड, यह राजस्थान के जोधपुर और फलोदी में है, जोधपुर और फलोदी जिले में है। तो 2025 में जो है 4 स्थलों को घोषित किया गया। सितंबर 2025 में 2 स्थलों को घोषित किया जो कि दोनों बिहार से ही संबंधित हैं, और वर्तमान में कुल 93 वेटलैंड स्थल हो गए हैं। और रामसर स्थल क्या है? तो रामसर जो है ईरान में स्थित एक स्थान है, और 1971 वहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया आर्द्रभूमि से संबंधित, इसीलिए इसको रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है इसका आयोजन कब किया गया था? तो 1971 में रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ? भारत इसमें 1982 में सम्मिलित हुआ। कब सम्मिलित हुआ? 1982 में है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड किससे संबंधित है? मॉन्ट्रो काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड का संबंध किससे है? मॉन्ट्रो रिकॉर्ड का संबंध रामसर सम्मेलन से है। और मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में संकटग्रस्त आर्द्रभूमि को सम्मिलित किया जाता है, संकटग्रस्त आर्द्रभूमि को इसमें सम्मिलित किया जाता है।
और इस मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में भारत के 2 रामसर स्थल हैं। आपका एक है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान के भरतपुर में है। और दूसरी है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है? यह मणिपुर में है। तो ये 2 मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में सम्मिलित भारत के स्थल है। चिल्का झील भी पहले थी, लेकिन उसको बाद में उस मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन के लिए इसरो के निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो गगनयान मिशन के लिए इसरो के जो है LVM-3 का प्रयोग किया गया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। LVM-3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क इसका पूरा नाम है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये इसका पूरा नाम है। मार्च व्हीकल लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और इसका पुराना नाम था GSLV मार्क 3 इसका नाम था। मार्क 2 नहीं, मार्क 3 था। तो GSLV मार्क 3 इसका पहले का नाम था, पूर्ण नाम था। और एक प्रश्न ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इसरो के द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में लॉन्च करने की संभावना है। और मानव रहित एक परीक्षण होना है जो दिसंबर 2025 में इसरो के द्वारा एक मानव रहित परीक्षण किए जाने की संभावना है, जिसमें एक व्योम मित्र नामक जो है रोबोट को भेजा जाएगा। व्योम मित्र नामक रोबोट को भेजा जाएगा, और यह एक महिला रोबोट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के लिए चयन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की चयन समिति के लिए की अध्यक्षता जो है किसने किया था? वी राम सुब्रमण्यम ने किया था। यह सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश थे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है एक पुरस्कार है जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, और इसको कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है। ये सब जो है इसकी विभिन्न कैटेगरियां हैं, और इसके संबंध में बाद में एक अलग से वीडियो बनाकर चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में आयोजित अभ्यास कोंकण 2025 के दौरान भारत ब्रिटिश नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किन 2 विमानवाहक पोतों ने किया? तो अक्टूबर 2025 में जो कोंकण 2025 का आयोजन किया गया था, तो भारत ब्रिटेन के मध्य किया गया था। यह एक क्या है? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, और इसमें भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के मध्य जो है अभ्यास हुआ था। तो इसमें भारतीय नौसेना का INS विक्रांत और ब्रिटिश रॉयल नेवी का जो है ब्रिटिश रॉयल नेवी का ब्रिटेन इसमें है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। HMS ब्रिटेन का जो है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। तो INS विक्रांत और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जो है सम्मिलित हुए थे। विकल्प ए हमारा सही आंसर। आयोजन कब हुआ था? 5 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 के मध्य कोंकण क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत फोकस क्षेत्रों में से एक नहीं है? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के जो फोकस क्षेत्र हैं, तो उसमें है क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसके बाद क्वांटम सेंसिंग भी है, मेट्रोलॉजी भी है, और क्वांटम संचार भी है। तो 1 2 ये हो गए आपका। तो इसमें आपका क्वांटम कृत्रिम बुद्धिमत्ता
कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना 2023 से लेकर 2031 के मध्य का इसका अपना उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए म्यूल हंटर एआई को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो म्यूल हंटर एआई को जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा म्यूल हंटर एआई लॉन्च किया गया है, एआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब द्वारा। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि म्यूल खाता क्या होता है? म्यूल जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना म्यूल, तो म्यूल खाता क्या होता है? म्यूल अकाउंट क्या होता है? तो म्यूल अकाउंट जो है ऐसे अकाउंट होते हैं, ऐसे खाते हैं जिनका उपयोग अपराधी जो है अवैध रूप से प्राप्त धन को छिपाने के लिए और उसको वैध बनाने के लिए करते हैं। और एक खाते बेसिकली ऐसे खाते होते हैं जो जिनमें क्या होता है, या तो व्यक्तियों को फंसा लिया जाता है, धोखे से उनको फंसा लिया जाता है, या उनको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर, विभिन्न प्रकार के लालच देकर उनको फंसाया जाता है, उनके खाते का दुरुपयोग किया जाता है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प सी आरबीआई। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में पद पर आसीन होने पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन है? तो पहली महिला और पहली अफ्रीकी आपकी हैं नगोजी ओकांजी-इवेला। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। वैसे इनकी नियुक्ति जो है 2021 से ही है, WTO के महानिदेशक के रूप में 7वें है और पहली महिला है, पहली अफ्रीकी हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय आपका है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में है। कुल सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में 166 देश हैं, वर्तमान में 166 देश हैं। और भारत जो है इसका सदस्य कब बना? तो भारत जो है चूंकि पहले इसका नाम था गेट, तो भारत गेट का सदस्य था और इसीलिए जो है भारत इसका एक सदस्य जो है 1 जनवरी 1995 को ही बना था। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज जो है आवास और शहरी विकास मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। और भारत सरकार का यह कार्यक्रम है, इसमें जो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो अमृत आपका है, तो अमृत 2 जो है, तो उसके तहत शहरी जल क्षेत्र में नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए जो इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्यवाही के वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए प्रारंभ किया गया AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो यह है संसद भाषिणी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है, संसद भाषिणी। तो संसद भाषिणी बेसिकली जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है जो कि भाषाओं से संबंधित, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में संसदीय कार्यवाही उपलब्ध कराने के लिए इसको डेवलप किया गया है। और इसको डेवलप किसने किया है? तो IIT जो है, IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प सी संसद भाषिणी। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।